जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साउ प्रिडिक्शन पर। तो दोस्तों आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे लखनऊ सुपर जायंट और दिल्ली के मैच के बारे में जो कि आज होगा। और हम कल के मैच के रिव्यू के बारे में भी बात करेंगे जो कि बेंगलोर और मुंबई के बीच में खेला गया था। तो दोस्तों पहले हम इस वीडियो में बात करेंगे मुंबई और बेंगलोर के बीच में कल का मैच कैसे क्या रहा उसके रिव्यू के बारे में एनालाइज करेंगे, कैसी गेम चली, कौन जीता। तो दोस्तों इससे पहले मैच के बारे में बात करें, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और कमेंट भी करें मेरी वीडियोस पर, तो इससे हमें काफ़ी अच्छा लगेगा। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं मुंबई और आरसीबी के मैच के बारे में। जैसा कि आपको पता है मुंबई और आरसीबी दो बहुत बड़ी टीम है इस लीग की। आईपीएल की दो ऐसी जानी मानी टीम है जिनकी शुरुआत से ही बहुत अच्छी फैन बेस है। एक तरफ मुंबई, आपको पता है कि मुंबई का ये है कि शुरू से ही अच्छे खिलाड़ी उनकी टीम में रहे हैं, जैसे कि सचिन तेंदुलकर थे, सनत जयसूर्या थे, पोंटिंग भी थे, हरभजन थे। तो उनकी स्टार्टिंग से स्टार प्लेयरों की वजह से फैन बेस भी बहुत अच्छा है और वो आईपीएल ट्रॉफी भी काफी बार जीती है। तो आईपीएल ट्रॉफी जीतने की वजह से और स्टार खिलाड़ी होने की वजह से टाइम टू टाइम तो उनके पास एक अच्छा फैन बेस रहा है। और दूसरी तरफ बात कर ले आरसीबी की, तो आरसीबी का तो ऐसा है कि वो आईपीएल ट्रॉफी तो खैर कभी जीती नहीं मतलब कि आईपीएल में, लेकिन उनके स्टार खिलाड़ी जो, जैसे कि आपको पता है कि स्टार खिलाड़ी विराट कोहली के होने की वजह से वो फैन बेस अलग ही लेवल का है। आरसीबी के सपोर्टर आपको बहुत जगह मिल जाएंगे। जब बेंगलुरु में मैच होता है तो आपने नोटिस किया होगा कि बेंगलोर में मतलब टोटली आरसीबी सपोर्टर मिलेगा आपको, अदर टीम्स का बहुत कम। इस चीज में सिर्फ एक चेन्नई है जो और के सपोर्टर्स पे हावी पड़ जाती है। चेन्नई का क्या होता है कि चेन्नई का मैच अगर कहीं हो तो उनका फैन बेस एक अलग ही लेवल का है। कहीं और मैच वो खेलने जाते हैं होम ग्राउंड में तो आपको पता है टोटल येलो और कोई आपको नजर ही नहीं आएगा, लेकिन वो और कहीं खेलने जाते हैं तो फिर वो जो क्राउड है वो हाफ में डिवाइड हो जाता है, आधा येलो और आधा जो होम टीम को सपोर्ट करने आई हुई है। और सिर्फ एक कारण है, आपको पता ही है, एमएस धोनी जो इस लीग में शुरू से ही जुड़े हुए हैं। तो वो तो चेन्नई का है। चलो हम बात करते हैं मुंबई और आरसीबी का। तो मुंबई और आरसीबी का आपको पता ही है कि मुंबई एक तरफ हमेशा से, मतलब मुंबई का ये है कि उनकी जो आईपीएल का जो सीजन भी रहा है अच्छा रहा है। पहले वो 5 ट्रॉफीज भी जीत चुके। दूसरी तरफ आरसीबी अभी तक कोई खिताब जीती नहीं है। फिर प्लेयर्स भी टाइम टू टाइम अच्छे रहे हैं। मुंबई का मुझे एक खासियत अच्छी लगती है उनकी मैनेजमेंट की, कि वो प्लेयर को तैयार करते हैं लंबे टाइम के लिए। उन्हें पता है कि हमें मुंबई इंडियंस को आगे लेके जाना है, एक फ्रेंचाइजी का नाम बनाना है, तो उस तरीके से खिलाड़ियों को तैयार करते हैं। जैसे कि प्राइम एग्जांपल आप देख सकते हो जसप्रीत बुमराह को वही लेके आए थे स्टार्टिंग में, आपने देखा होगा जब 14-15 के सीजन में जसप्रीत बुमराह वहीं से आए थे। वहां पर जब शुरू में आए थे बिल्कुल लीन बॉडी, पतली बॉडी और एक्शन में भी थोड़ा मतलब पेस भी कम। तो मैनेजमेंट ने पूरा उस पर मेहनत करी फ्रेंचाइजी ने, और आज आपको रिजल्ट दिख रहा है बुमराह का। फिर हार्दिक पांड्या जो थे वो भी वहीं से आए, मतलब मुंबई ही लेके आई थी उनको। तो ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिन पे मुंबई ने अच्छा खासा इन्वेस्ट किया और उस फ्रेंचाइजी को उसका फायदा भी बहुत हुआ। ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टमेंट ही करी फायदा नहीं हुआ, फायदा भी बहुत हुआ। 5 खिताब है उनके नाम पे। रोहित शर्मा को कैप्टन बनाया, रोहित शर्मा को डेक्कन चार्जर से वो लेके आए थे पैसा लगा के। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। दूसरी तरफ आरसीबी, आरसीबी का मुझे यही लगता है कि वो मतलब स्टार के खिलाड़ियों के नाम के पीछे भागती है, जो कि सबसे बड़ी दिक्कत है। आपको क्या है कि आपको एक या दो खिलाड़ी मैच नहीं जिताने वाला। टीम 11, मतलब 11 प्लेयरों से टीम बनती है। तो आप 11 खिलाड़ियों को उस हिसाब से शफल करो, उस हिसाब से 11 खिलाड़ियों को रखो कि कौन किस पोजीशन पे आपके लिए बेस्ट परफॉर्मेंस देगा, उस हिसाब से टीम बनती है। आरसीबी का आपने देखा होगा कि 2-4 स्टार खिलाड़ी को ले लिया, सारा फोकस सबका उन्हीं पे है। हाँ भाई, मैक्सवेल है टीम में, कोहली है टीम में, फाफ डू प्लेसी है टीम में, वो है ठीक है, लेकिन बाकी अदर खिलाड़ी जो आपके लिए परफॉर्मेंस करेंगे, मैच विनिंग इनिंग खेलेंगे, वो कौन है? कोई भी नहीं है। मैंने आपको शुरुआत में भी बोला था कि एक फ्रेंचाइजी की टीम अच्छी वो होती है जिसमें अनकेप्ड खिलाड़ी अगर परफॉर्मेंस दे दे तो आपकी कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छी बन जाती है। और क्योंकि अनकेप्ड खिलाड़ी पे आपको इतना मतलब भरोसा भी नहीं होता है, आप 50-50 पे रहते हैं कि चलेगा नहीं चलेगा। अगर वो एक मैच विनिंग इनिंग या फिर मैच विनिंग बॉलिंग स्पेल डालता है तो इससे आपकी टीम बूस्टअप भी हो जाती है, क्योंकि जो आप सिर्फ 2-4 खिलाड़ियों पे टिके हुए हो वो किसी और बंदे पे भी थोड़ा मतलब आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ ये हमें भी मैच जितवा सकता है। तो आरसीबी यहाँ लैग कर जाती है। तो दोस्तों कल के मैच की हम बात करें तो कल का मैच आपने देखा ही था, वानखेड़े में खेला गया। और जैसा कि टॉस जीता मुंबई ने, और ये स्वाभाविक सा डिसीजन था कि टॉस जीतने के बाद फील्डिंग लेनी है, क्योंकि मुंबई का आपको पता है ग्राउंड, वहां पर कितने भी रन बन जाए वो कम ही पड़ता है। मुंबई का ग्राउंड ही ऐसा लाल मिट्टी की पिच है, अंडर लाइट्स में जैसे जैसे मैच चलता रहता है दूसरी इनिंग में तो वो और सपाट हो जाती है और बढ़िया विकेट हो जाती है, निखर के आती है।
तो मुंबई ने टॉस जीता और फील्डिंग ली। फिर आरसीबी बैटिंग पे आती है, तो आरसीबी बैटिंग पे आने के बाद फाफ डू प्लेसी और कोहली दोनों आए। कोहली ने गलती क्या करी कि कल वो कुछ ज्यादा ही शुरू में मतलब चार्ज करने को हो गए। मुझे लगता है कि अगर वो क्रीज पे 2-3 ओवर टाइम लेके भी रुकते तो पिच ऐसी कि वहां पर ताबड़तोड़ रन बनते। 13-14 रन पर ओवर आराम से इजीली बन जाते वानखेड़े में, आपने देखा होगा और कल भी देखा ही है हमने। फिर सबसे अच्छी बात कल मुझे हार्दिक पांड्या की ये लगी कि शुरुआत में ही शुरू के 2-3 ओवर में बुमराह को ले आए, रोका नहीं उन्होंने। और बुमराह के कल जो 4 ओवर का जो स्पेल है वो बहुत अच्छा था, दिमाग से इस्तेमाल कराया, जब जब विकेट दी थी तब तब लेके आए। तो शुरू में विराट कोहली की विकेट गिरती है, सस्ते में कल चले जाते हैं, एक एंड से डुप्लेसी रुके हुए हैं। फिर विल जैक्स आते हैं। विल जैक्स आपको पता है इंग्लैंड के ऑलराउंडर है, ऑफ ब्रेक बॉलिंग भी करते हैं और बैटिंग में काफी नाम भी कमाया है, डोमेस्टिक T20 लीग्स वगैरह में तेज खेलते हैं। तो कल कल में उन्हें मतलब मौका दिया गया। तो विल जैक्स बैटिंग पे आते हैं, विल जैक्स 1-2 चौके भी मारते हैं, लेकिन वो भी काफी जल्दबाजी कर देते हैं कि मेरे हिसाब से उनको थोड़ा रुकना चाहिए था। पिच की यही बात है, एक अच्छे बैट्समैन को पिच इसलिए रीड करनी चाहिए कि आपको पता है कि जब वो बहुत ज्यादा बढ़िया पिच है बैटिंग के लिए, अगर आप थोड़े वो मतलब रुक जाते हैं, चांसेस कम लेते हैं स्टार्ट में, उसके बाद में अगर हिट करते हैं तो आपके रन अच्छे बन जाते हैं। 1-2 ओवर 3 ओवर शुरू में रुक के फिर आप चार्जेस करोगे तो आपके रन आ जाएंगे, क्योंकि पावर प्ले के फिर भी 3 ओवर बचते हैं। लेकिन वही गलती हुई, विल जैक्स भी सस्ते में चले जाते हैं। फिर पट्टीदार आते हैं। पट्टीदार का सीजन इतना अच्छा नहीं जा रहा था, लेकिन टीम मैनेजमेंट फिर भी उन पर भरोसा कर रही थी, क्योंकि आपको पता है एक क्वालिफायर 2 में उन्होंने एक बार शतक मारा था। बैटिंग नो डाउट अच्छी करते हैं, शॉट्स उनके पास है, जो कि कल उन्होंने दिखाया। शुरू में आए, थोड़ी बॉल रोकी, उसके बाद फिर जब चार्ज किया तो 25 बॉल में 50 भी मारे उन्होंने। उनके शॉट्स में सबसे बढ़िया बात है जो ठहराव है, आपने देखा होगा जो शॉट्स लेते हैं ऐसे करके, मतलब उनको ऐसा लगता है एक्स्ट्रा टाइम है उस बंदे के पास। जैसे बैटिंग रोहित शर्मा तो चलो अलग ही जोन का है, उससे तो हम कंपेयर कर नहीं सकते, लेकिन उसकी भी टाइमिंग अच्छी है। जब वो बैटिंग में शॉट्स मारता है, हार्दिक पांड्या को आपने देखा होगा बहुत लंबा छक्का मारता है 96, सेहत के हिसाब से देख के आप कह नहीं सकते हो 96 का मार देगा, लेकिन प्रॉपर टाइमिंग बहुत अच्छी है। जिस प्लेयर की टाइमिंग अच्छी हो तो वो छक्के चौके इजीली मार देता है, गैप्स अच्छे ढूंढ लेता है। तो देखा होगा उसके पास अच्छा टाइम है, टाइम कल मतलब टाइमिंग भी बढ़िया कर रहा था, तो उसने 50 भी करी। डुप्लेसी एक एंड से रुके हुए थे और शुरुआत में आपने देखा होगा 6 ओवर में 44 रन के करीब थे, जो कि कम स्कोर था मेरे हिसाब से इस पिच के अकॉर्डिंग। अगर शुरू में वो 2 विकेट्स ना गिरती तो यही 6 ओवर में इनके 65-70 चले जाते। तो विकेट का ये बहुत बड़ा रोल होता है कि अगर विकेट हाथ में है आपके तो रन तो आ ही जाते हैं। 1-2 ओवर बीच में आप बड़ा ले लो 20-25 का और जो कि विकेट हाथ में होता है तो बंदा ले भी लेता है, तो इस हिसाब से आ जाते हैं। फिर उसके बाद आपको पता है मैच चल रहा है, रजत पाटीदार एक अच्छी इनिंग खेल रहे थे, 50 रन मारे। फिर कोएट्जे की बात करते हैं तो वो कोएट्जे का मुझे प्लस पॉइंट ये लगता है कि जो उसके पास एक्स्ट्रा पेस है और फिर जो वो कंधा ऐसे मारता है तो बॉल क्या करते हैं, स्किट करती है। तो पाटीदार को आपने देखा होगा 2 छक्के मार चुके थे, लेकिन तीसरे जब मारने गए वो स्किट करके आई और पीछे जब मारने गए ग्लांस करने गए तो वो कैच दे बैठे। फिर उसके बाद आपको पता है फिर दिनेश कार्तिक 12वें ओवर में आ गए और दिनेश कार्तिक एज अ फिनिशर खेल रहे हैं उनकी टीम में। आपका फिनिशर 12वें ओवर में ग्राउंड में है, तो आप समझ सकते हैं कि टीम मतलब डिसबैलेंस चल रही है। मैक्सवेल बीच में आए, 0 रन, उन्होंने कुछ नहीं किया। श्रेयस गोपाल ने अच्छी बॉलिंग करी, उनको टीम में मुंबई लेके आई थी और उन्होंने विकेट भी दिलाई, 32-33 रन दिए। इस ग्राउंड के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी इकोनॉमी है। आपको लगेगा 8 8.5 की है, लेकिन नहीं, वो बहुत अच्छी इकोनॉमी है, इस ग्राउंड पे चलता है ये। और उसने विकेट भी दिला दी मैक्सवेल की। मैक्सवेल आपको पता है कि पावर हिटिंग कितनी अच्छी करते हैं, लेकिन ये सीजन उनका साधारण सा जा रहा है। तो फिर दिनेश कार्तिक आ जाते हैं एज अ फिनिशर, वो टीम में खेल रहे हो। दिनेश कार्तिक को पता नहीं क्या हो जाता है, जैसे कोई आईसीसी इवेंट आने वाला होता है तो वो बंदा अलग ही लेवल की परफॉर्मेंस दे रहा होता है। मतलब वो पूरा पॉइंट आउट कर देता है कि भाई मैं जाऊंगा टीम के साथ, मेरे को देखो मैं एज अ फिनिशर टीम के साथ जाऊंगा। तो वो वाला सीन है। पिछले साल भी हमने देखा था जब पिछली बार से T20 वर्ल्ड कप हुआ था, तो उसमें भी उसको लेके गए थे इंडिया वाले। क्योंकि वो थोड़े पहले ही परफॉर्मेंस अच्छी करने लग जाता है। तो जब परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो फिर आप इग्नोर नहीं कर सकते किसी को। तो फिर लॉन्ग का सीजन कल का मैच अच्छा नहीं रहा, क्योंकि भाई जब बंदा आपको टो क्रशर बिल्कुल यॉर्कर डाल दे तो आप क्या करोगे, आपके पास कोई जवाब नहीं है। तो बुमराह का यही है, कल बुमराह का 1 नंबर का स्पेल था, मजा ही आ गया देख के, फायरी स्पेल था, 5 विकेट ली उन्होंने। और सबसे बड़ी बात, जो मतलब बंदा माइंडसेट यूज कर रहा है, बैट्समैन के दिमाग के साथ खेलता है, उसका कोई तोड़ ही नहीं है। आपने देखा होगा 5 विकेट लिए, लेंथ पे भी करा हिट,
फिर यॉर्कर भी मारी है, तो वो सबसे अच्छी बात है। और पेस तो उनके पास है ही, एक शॉर्ट रन अप पे इतनी तेज बॉल फेंक देना कोई मामूली बात नहीं है। तो कल उन्होंने 5 विकेट लिए, आकाश चौहान वगैरह और विशेषक वगैरह जो आए थे उनको सस्ते में निपटा दिया जल्दी जल्दी। फिर एक एंड से दिनेश कार्तिक लगे हुए थे, दिनेश कार्तिक ने 23 बॉल में 53 रन करे। तो इस हिसाब से आरसीबी की इनिंग रही जिसमें काफी सारी कमियां रही बैटिंग में, और मैंने आपको बताया ही। और ऊपर से फिर देखो 200 के पास फिर भी चले गए वो लोग, क्योंकि कार्तिक की बदौलत कार्तिक ने अच्छी इनिंग खेली। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यही थी कि ये 200 उस टाइम भी मुझे लग रहा था कम है, क्योंकि विकेट शुरू में गिर गए तो शुरू में थोड़े स्लो थे। चलो एंड में फिनिशिंग कार्तिक ने अपने हिसाब से दी, लेकिन उनके साथ भी कोई दूसरा नहीं था मारने वाला। फिर बुमराह 200 रन का स्कोर है तब भी 5 विकेट लेके गए, इतनी अच्छी बॉलिंग करी है। तो ये इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है कि चलो अब जो लीग्स क्रिकेट चल रही है इंडिया में, आईपीएल वगैरह चल रहे हैं, तो वहां से बॉलर्स भी आते हैं, तो ये अच्छा लगता है। जैसे कि आपने देखा माधवल दूसरी तरफ, थोड़े रन खर्चे उन्होंने, लेकिन आपने देखा होगा बॉलिंग अच्छी करते हैं, मतलब पेस अच्छा है। लाइन लेंथ में वही है कि कैप्टन ने उन्हें बोल रखा था कि चलो एंड्स के ओवर में आपको ऑफ साइड वाइड की लाइन पे बॉलिंग करनी है। लेकिन आपने शुरू में देखा होगा, पावर प्ले में देखा होगा, एक अच्छी पेस से अच्छे कंधा मार के बॉलिंग करते हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि लीग्स में अब इंडिया में थोड़ा ट्रेंड भी चलो अच्छा चेंज हो रहा है कि बॉलर को भी वो इज्जत मिलने लगी है जितना हम बैट्समैन को देते हैं। आपको पता है कि जितना कोहली का ऑरा है उतना ही बुमराह का भी है इस टाइम। कोई चाहे माने चाहे ना माने, लेकिन कोहली के इक्वली मैं बुमराह को रखूंगा, क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए कोहली है उतना ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए बुमराह भी है। क्योंकि 200 रन करके मैच नहीं जीता जा सकता, हमेशा डिफेंड करोगे उसको तो ही जीता जा सकता है। टेस्ट मैच में भी 20 विकेट लेने के बाद ही गेम जीती जाती है। तो याद रखना बॉलर इतना इंपॉर्टेंट बंदा है। आप ऐसा नहीं है कि 10 विकेट ले लोगे टेस्ट मैच में तो जीत जाओगे, हमेशा टीम को ऑल आउट मारोगे तो ही जीतोगे। ऐसे ही ओडीआई में भी डिफेंड करोगे या फिर पहली बॉलिंग है तो जल्दी से जल्दी प्लेयर को आउट करोगे तो ही। तो मतलब जितना इंपॉर्टेंट आपका बैट्समैन है उतना ही इंपॉर्टेंट बॉलर भी है। तो ये मुंबई इंडियंस की फ्रेंचाइजी ऐसे कि ये हर चीज पे लुक आफ्टर करती है कि कौन से प्लेस पे उनके लिए कौन सा बेटर रहेगा। तो 200 का 197 का टारगेट इन्होंने सेट किया आरसीबी ने। तो अब बात करेंगे मुंबई के चेस के बारे में। अब बात कर रहे थे हम आरसीबी के मुंबई के चेस के बारे में कि मुंबई चेस करने जब आई तो आपको पता 197 का चेस था। 197 चेस करना इस पिच के लिए आसान है। मैंने बताया अंडर लाइट्स सेकेंड इनिंग में पिच उतनी ही सपाट हो जाती है। तो मुंबई बैटिंग के लिए आती है और बैटिंग में आपको पता है ईशान किशन और रोहित शर्मा दोनों ही ओपनिंग कर रहे हैं। ईशान किशन का सीजन उतना कुछ खास जा नहीं रहा था, लेकिन कल का मैच और कल की इनिंग उनकी इतनी बढ़िया थी, उनका कॉन्फिडेंस अच्छे लेवल पे बूस्ट कर देगा और आने वाले टाइम के लिए मैचेस के लिए मुंबई को काफी फायदा होगा। छोटी सी हाइट का बंदा, रेमी स्टीरियो वाली हाइट का बंदा, जब उसने ऐसे करके जो छक्का मारा वो एक बहुत ही बढ़िया शॉट मारा था। और आपने देखा होगा उसने 5 छक्के मारे और पांचों बढ़िया बढ़िया शॉट मारे उसने। दूसरी तरफ रोहित शर्मा थे, रोहित शर्मा की इनिंग आपको पता ही है, शुरू में थोड़ा फंसे लेकिन उसके बाद जब पिकअप पकड़ा तो वो भी अच्छे शॉट्स खेल रहे थे। रोहित शर्मा का तो ऐसा है कि उस बंदे के पास तो ऐसा लगता है कि पता नहीं और बंदों के पास तो टाइम है या नहीं है, लेकिन उस बंदे के पास एक्स्ट्रा टाइम है। फास्ट बॉलर्स को वो इस तरीके से मारता है बिल्कुल लेजी एलिगेंस से कि जैसे कि उसके पास मतलब कि वो स्लोअर वन फेंक रहा है, 140 आ रही है वो आराम से ऐसे मार दे रहा है। तो एक बहुत बड़ी बात होती है कि आपकी टाइमिंग इतनी बढ़िया है कि दूर दूर आप छक्के मार देते हो सिर्फ टाइमिंग से, कोई पावर हिटिंग का कोई मतलब मसला नहीं है। फिर आपको पता है कि शुरुआत में मुंबई इंडियंस ने पहला 1-2 ओवर रुके, विकेट नहीं दी, 2 ओवर क्रीज पे रहे, उसके बाद चार्ज किया। चार्ज करने के बाद आपको पता है कि 6 ओवर में उन्होंने 70 प्लस स्कोर कर दिया। 200 रन सिर्फ चेस करने आए और 6 ओवर में आपके 70 हो गए हैं। तो टीम एक तरफ से वैसे ही मतलब काफी आगे चली गई, दूसरी वाली टीम के हाथ से मैच जा रहा है, उन्हें भी दिख रहा है। और मेरे को फाफ डुप्लेसी की कैप्टनसी भी इस बार क्लूलेस नजर आ रही है, उनकी कैप्टनसी में भी कोई दम नजर नहीं आ रहा है। वो बंदा बिल्कुल हेल्पलेस, मतलब उसका माइंडसेट भी मुझे ऐसा लग रहा होता है कि वो बस 20 ओवर कराना चाहता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि कौन सा बॉलर कहाँ डालेगा, कब डालेगा, कौन सी लाइन पे डालेगा, उसको 20 ओवर जल्दी से जल्दी पूरे कराने बस। क्यों? क्योंकि उसके पास ऑप्शन ही नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, अगर आप बॉलिंग लाइनअप देखोगे तो ऑन पेपर ही बॉलिंग लाइनअप वीक है। हम ग्राउंड की बात नहीं कर रहे, ग्राउंड पे तो छोड़ ही दो, ऑन पेपर ही वीक है। ऑन पेपर में उनके पास कौन से बॉलर है? टोपले है, सिराज है, आकाशदीप है, मैक्सवेल है, व्यस्क है, विल जैक्स, ये इनके बॉलर है। इन बॉलिंग लाइनअप से आप कहाँ जीतोगे मैच? वो भी वानखेड़े के स्टेडियम पे जहां सिर्फ आपको 200 रन बचाने हैं। इस बॉलिंग लाइनअप से आप नहीं जीत सकते। क्लूलेस कैप्टनसी बहुत ही बेकार थी। जब आपको पता है एक भी विकेट नहीं गिरी है, 5 ओवर में अच्छे खासे रन ठोक चुके हैं,
छठा ओवर आप मैक्सवेल को दे रहे हो। मुझे तो ये बात समझ ही नहीं आई कि मैक्सवेल को क्यों दिया वो ओवर। छठा ओवर जब आपको पता है कि पावर प्ले का एंड ओवर है, उस ओवर में वो बंदे चार्ज करेंगे क्योंकि विकेट भी नहीं गिरी है, आप मैक्सवेल को दे रहे हो, उसमें वो 17 रन मार रहे हो। तो ये दिखाता है कि कैप्टनसी बहुत ज्यादा वीक है, कैप्टनसी में मतलब वो दम नहीं है, वो मजा नहीं है। और एक कारण ये भी है क्योंकि उसके पास ऑप्शन नहीं है, सबसे बड़ी दिक्कत ये है, कोई विकेट टेकर बॉलर नहीं है टीम में, तो वो भी थोड़ा हेल्पलेस है। क्या करे, मैनेजमेंट ने टीम ही ऐसी दे रखी है। भाई ग्राउंड में तो आप वही बात है, जब बंदे दोगे वो उसी हिसाब से सिलेक्ट करेगा। सब फ्रेंचाइजी का यही तो मेन खेल है, जब ऑक्शन टेबल पे आप बैठते हो पेन पेपर लेके, तब आप कैलकुलेशन करो ना कि आपकी टीम को क्या जरूरत है, कौन से खिलाड़ी पे पैसे खर्च करने हैं। आपको ऐ नहीं है कि सिर्फ बड़े नाम के पीछे भागना है, ऐसा नहीं है। 50 लाख वाला बॉलर भी आपको बहुत अच्छी बॉलिंग करके दे सकता है। तो टीम मैनेजमेंट के सबसे बड़े ये है कि आप भाई प्लेयरों को ढूंढो, प्लेयरों पे इन्वेस्ट करो, अच्छे प्लेयर ढूंढो, लॉन्ग टर्म के लिए ढूंढो। बड़े नाम नहीं जिताएंगे आपको टूर्नामेंट, एक दो मैचेस 3 मैचेस जिताएंगे, लेकिन आप पूरी कंबाइंड टीम परफॉर्मेंस करेगी तब टीम लंबे लॉन्ग टर्म में जीतती है। तो आपने देखा फिर 6 ओवर में 70+ स्कोर हो चुका था, और एक तरफ से ईशान किशन और रोहित शर्मा दोनों ही चार्ज कर रहे थे। ईशान किशन के आउट होने के बाद आते सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव आपको पता है चोटिल होने के कारण कुछ टाइम बाहर थे, फिर पिछला मैच डक पे गए थे, तो उनपे एक प्रेशर था कि भाई चोट चोट के बाद वापसी आए हैं और पिछले मैच में स्कोर भी नहीं हुआ था, इस मैच में स्कोर करना है। जब वो बंदा शॉट्स मारता है तो फिर एक अलग ही लेवल की इनिंग खेलता है, उसके जैसा फिर ऐसा लगता है कोई बैट्समैन ही नहीं है। बहुत ईजी तरीके से पिक्स कर रहा है, ऐसे शॉट मार रहा है, तो मतलब एक अलग ही है, उसका भी एक अलग ही जोन है खेलने का, एक अलग ही तरीका है खेलने का। जब वो शॉट्स मारने पे आता है तो ऐसे ऐसे शॉट्स मारता है, ऐसा लगता है कि कोई और वो शॉट्स नहीं खेल पाएगा। बैटिंग पिच होने के कारण बॉल अच्छी बैट पे आ रही थी, तो उसने शॉट्स भी अच्छे मारे, और ताबड़तोड़ 17 बॉल में 50 भी मार दिए। मतलब वो कब आया, कब 50 कर गया, हमें तो पता भी नहीं लगा, इतनी जल्दी उसने 50 रन कर दिए। फिर उनके आउट होने के बाद हार्दिक पांड्या आ जाते हैं। हार्दिक पांड्या आपको पता है जब स्टेडियम में आए, जब एंट्री करी, तो सारे मतलब मुंबई का क्राउड उनको बू कर रहा था। तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि भाई अभी तो आप लीग्स में फैन फैन बेस पे आप डिवाइड हो रहे हो, लेकिन अभी 2 महीने बाद वो इंडिया के लिए रिप्रेजेंट करेगा, तो आप ही लोग ऐसे फिंगर क्रॉस करके प्रे कर रहे होगे कि भाई वो रन कर दे, इनिंग एंड कर दे, विकेट ले ले, वो आपके लिए परफॉर्म करे। तो हमेशा आपको सपोर्ट करना चाहिए किसी भी खिलाड़ी को। ठीक है, आपकी पर्सनल ओपिनियन है कि हाँ भाई ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन ऑन ग्राउंड मैच के टाइम में ऐसे किसी को लो फील कराना सही नहीं है। अब आपको पता है कि भाई जो बंदा पैसा लगा के बैठा है, टीम खरीद के बैठा है, उसके लिए क्या डिसीजन वो तो वो जानता है ना। आप बाहर खड़े हो बिना पैसे लगाए, सिर्फ मैच टिकट लेके, या फिर टीवी पे भी देख रहे हो और आप उसको मतलब क्रिटिसाइज कर रहे हो, तो वो उसकी गलती नहीं है। या तो फिर अगर वो इतना ही बुरा है तो फिर टीम मैनेजमेंट को कैप्टन नहीं बनाना चाहिए था। कहीं ना कहीं मैनेजमेंट कुछ तो सोच रही होगी। तो हमेशा अपने खिलाड़ियों को सपोर्ट करें, मेरा तो ये कहना है, क्योंकि आफ्टर ऑल हम इंडिया की जीत के लिए इन खिलाड़ियों को तैयार कर रहे हैं। तो इंडिया को अगर सपोर्ट करना है तो खिलाड़ियों को भी सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। तो ये सब तरीके अच्छे नहीं है। फिर वो जब खेलने आए तो आपने देखा होगा, जब उन्होंने शॉट्स मारे, 2 छक्के मारे, तब कोई आवाज नहीं आई उनके खिलाफ। क्यों? वो टीम की परफॉर्मेंस के लिए अच्छा कर रहे हैं इसलिए। तो ये सब अच्छी बात नहीं है, उनको मेरे हिसाब से तो सपोर्ट करना चाहिए। फिर उन्होंने बाद में 2 छक्के भी मारे, 3 छक्के मारे, एक अच्छी इनिंग। फिर तिलक वर्मा ने 2-4 कट मारे, ज्यादा कुछ था नहीं इनिंग में। वो आपको पता है 6 ओवर के बाद ही आरसीबी लूज कर चुकी थी, वो बस औपचारिकता चल रही थी। 15-16 ओवर में गेम खत्म हो गया। एक तो उनके पास बॉलर नहीं है, 15 ओवर में ही गेम खत्म कर दी, इससे नेट रन रेट भी अच्छी होगी, और मुंबई एक तरफा मैच था, एक तरफा मैच जीत गई। तो बात कर लेता हूं आज के मैच के बारे में, जो कि मैच नंबर 26 है आईपीएल का, और लखनऊ के ग्राउंड पे शाम को 7:30 बजे खेला जाएगा। और ये मैच जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली और लखनऊ के बीच में ये मैच खेला जाएगा। लखनऊ जो कि 2 मैच जीत के आई है, और दिल्ली का सीजन कुछ खास नहीं चल रहा है। पिछला मैच भी वो हारी है मुंबई से, और वो कुछ ज्यादा ही रनों से मतलब रन खाए थे उन्होंने। तो फिर आपको पता है कि दिल्ली एक तरफ हार के आ रही है तो कॉन्फिडेंस थोड़ा लो है उनका, और दूसरी तरफ लखनऊ जो 2 मैच पिछले जीती है, तो एक अच्छा मतलब कॉन्फिडेंस है, और उनकी टीम बैलेंस भी नजर आ रही है, और अच्छा खेल भी रही है, अच्छी क्रिकेट खेल रही है। होम ग्राउंड का एडवांटेज जरूर लेना चाहिए। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं आज के फैंटेसी टीम के बारे में, कि फैंटेसी टीम में हम दोनों टीमों से कौन से 11 खिलाड़ियों को, कौन से स्टार प्लेयरों को अपनी टीम में रखेंगे आज हम। तो स्क्रीन पे देख सकते हैं मेरे पास कीपर सेक्शन में बहुत सारे ऑप्शन है। आपको पता है कि एलएसजी 3 कीपर को ही खिलाती है अपनी टीम में, अलग अलग रोल पे। केएल राहुल, पूरन, क्विंटन डिकॉक, फिर दिल्ली से ऋषभ पंत। तो हम इन चारों को ही अपनी टीम में रखेंगे दोस्तों। केएल राहुल आपको पता है ओपनिंग करने आते हैं क्विंटन डिकॉक के साथ,
दोनों एज अ ओपनर खेलते हैं, फिर विकेट कीपिंग में या तो डिकॉक कीपिंग कर लेते हैं कि राहुल कीपिंग कर लेते हैं। दोनों का सीजन अब तक कुल मिला के ठीक जा रहा है, ऑन एन एवरेज जा रहा है। क्विंटन डिकॉक ने 1-2 इनिंग अच्छी खेली है अभी तक। फिर राहुल का सीजन थोड़ा मतलब एज अ उनके नाम के हिसाब से भी थोड़ा लो है परफॉर्मेंस, लेकिन वो एक अच्छी इनिंग खेलने का आपको पता है कि हिम्मत रखते हैं। प्लेयर भी अच्छे हैं, शॉट्स भी उनके पास अच्छे हैं, तो वो जल्दी एक अच्छी और बड़ी इनिंग भी खेलते आपको नजर आएंगे। फिर पूरन आपको पता है एज अ फिनिशर के रोल में खेल रहे हैं इस सीजन में। अब पूरन की वो जो लास्ट में जो इम्पैक्टफुल इनिंग रहती है ना, वो मैच में डिफरेंस क्रिएट कर देती है। पूरन एक बहुत ही अच्छा मतलब एडवांटेज है लखनऊ के सुपर जायंट्स के लिए, क्योंकि उनके पास एक प्रॉपर हिटर है एंड में, जो कि बहुत टीम लैक करती है, क्योंकि उनके पास अगर फिनिशर ना हो तो वो पूरन है। फिर पंत को अपने टीम में रखा है। पंत आपको पता है दिल्ली के कैप्टन भी है और विकेट कीपर भी है। कमबैक किया उन्होंने, 2 अच्छी इनिंग भी खेले अभी तक, लेकिन परफॉर्मेंस उतनी बढ़िया टीम की रही नहीं है, तो टीम बॉटम ऑफ द लिस्ट चल रही है। तो आई होप इस मैच में उनकी एक मैच विनिंग परफॉर्मेंस होगी और अपनी टीम को जीत दिलाएंगे। फिर बात कर लेते हैं बैटिंग सेक्शन में आ जाते हैं। तो बैटिंग सेक्शन में डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया के ओपनर बैट्समैन है। उनने भी 1-2 इनिंग अच्छी खेली है, लेकिन उतना अच्छा सीजन अभी रहा नहीं है कुल मिला के। फिर स्टब्स की बात कर लेते हैं। तो स्टब्स को जब जब प्रॉपर मौका मिला है तब तब अपने पे खड़े उतरे वो। मैंने बोला है कि लोअर डाउन ऑर्डर ज्यादा मिलता है उनको, उन्हें थोड़ा ऊपर मतलब खिलाया जाए तो वो एक बहुत ही अच्छे बैट्समैन है। थोड़ा टाइम दिया जाए, बॉल्स अच्छी खासी हो, तब उन्हें ग्राउंड पे आना चाहिए। तो मेरे हिसाब से उनको थोड़ा ऊपर मतलब पोजीशन चेंज करे तो टीम को बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। पृथ्वी शॉ को नहीं रखते हम अपनी टीम में। बैटिंग सेक्शन से मैं ये 2 ही को उठाता हूँ। फिर ऑलराउंडर सेक्शन से आ जाते हैं। तो ऑलराउंडर सेक्शन में आपको पता है अक्षर पटेल नहीं कर पा रहे हैं, मतलब वो फॉर्म नहीं है, उनके साथ साथ नहीं दे रही है। मिचेल मार्श आपको पता है अनअवेलेबल है, चोट के कारण 2 मैचों के लिए वो बाहर है अभी। फिर स्टोइनिस है। स्टोइनिस आपको पता है बैटिंग बॉलिंग दोनों ही अच्छी करते हैं। बैटिंग में नीचे ही खेल रहे हैं, लो डाउन ऑर्डर खेल रहे हैं, फिनिशर के टाइम पे आते हैं, थोड़ा टाइम मिलता है तो वो भी एक अच्छा स्कोर करते हैं। फिर करुणल पांड्या इस पिच के लिए काफी इफेक्टिव रहते हैं। मैंने देखा पिछले मैच में भी 3 विकेट ली थी, मैच विनिंग स्पेल था वो। और बैटिंग का तो खैर अभी मौका मिल नहीं रहा है, बैटिंग तो खैर कर लेते हैं, लेकिन अभी मौका मिला नहीं है उनको। फिर बॉलिंग सेक्शन से देख लेते हैं। तो 3 ऑप्शन है मेरे पास अभी। तो बॉलिंग से मैं एक नवीन उलहक को अपनी टीम में रखूंगा। नवीन उलहक का मैंने ऐसा देखा है कि जब जब उसे मौका मिलता है वो तब तक विकेट ले लेता है, ऐसा मैंने देखा है। कुलदीप यादव को मैं अपनी टीम में रखूंगा और एक खलील अहमद को, फास्टर है, दिल्ली में शुरू में बॉलिंग करने आते हैं। तो दोस्तों ये है मेरी आज की टीम। फिर कैप्टन और वाइस कैप्टन की बारी आ जाती है। तो आज मैं अपनी टीम का कैप्टन केएल राहुल को बनाता हूं और वाइस कैप्टन के लिए मैं पंत को चुनता हूं। तो दोस्तों आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये मेरी फाइनल टीम जो कि मैं सेव कर रहा हूं। अगर इस टीम में कोई चेंजेस होते हैं टॉस के बाद तो उसका आपको मतलब मेरे टेलीग्राम चैनल पे वो चेंजेस पता लग जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल का लिंक, तो वहां से आप देख सकते हैं मेरी फाइनल टीम। अगर मैं कोई चेंजेस करता हूं तो वहां पर आपको अपडेट मिल जाएगा। तो ये है मेरी फाइनल टीम। विकेट कीपर में मैंने चारों ही विकेट कीपर लिए हैं। क्विंटन डिकॉक, केएल राहुल कैप्टन बनाया मैंने, पूरन, ऋषभ पंत वाइस कैप्टन। फिर बैटिंग से आ जाते तो डेविड वार्नर और स्टब्स को लिया मैंने। ऑलराउंडर सेक्शन से स्टोइनिस और करुणल पांड्या को। अब बॉलिंग से कुलदीप यादव और खलील अहमद और नवीन उलहक। तो दोस्तों ये है मेरी फाइनल 11 आज के फैंटेसी टीम की। तो दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, मेरी वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।